दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस में। दोस्तों हम लोग आज कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपका एओसी, इसके अलावा सीआरपीएफ ट्रेडमैन और बीएसएफ ट्रेडमैन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ें और इन वीडियोज़ को अपने सारे दोस्तों में आप लोग शेयर कर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों की होने वाली है। आपको पता है कि आपका एओसी में टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे। अगर इसको हम लोग बांट लें तो आप लोग इसको देख सकते हो कि आपका 25 क्वेश्चंस आपके आएंगे इंग्लिश के, ठीक है ना। अगर वहीं बात करें 25 क्वेश्चंस आपके आएंगे मैथ के, और इसके अलावा आपको पता है 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे जीएस के और 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे रीजनिंग के। तो इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं, यानी आपको रीजनिंग पर और जीएस पर ज़्यादा फोकस करना है, इंग्लिश और मैथ पे भी करना है, क्योंकि आप लोग यहाँ पूरा स्कोर कर सकते हो। चलिए आज का जो हम लोगों ने 30 क्वेश्चन लिया उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकलते हैं, ये कहाँ से निकलते हैं? दमदमा से। अगर हम लोग बात करें एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल हमको कहाँ से देखने को मिले हैं? दमदमा से। तो देखिए जो दमदमा है ये हमारा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है और यहीं से जो है टोटल कितने 41 मानव, अगर हम लोग बात करें 41 मानव शव भी यहीं से प्राप्त हुए थे। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे। यहाँ पर बात करें खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। यहाँ बताना आप लोगों को, जो खाद्यान्नों की कृषि है सबसे पहले कब प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। सबसे पहले कब प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। अगर बात करें सबसे पहला अगर कोई चीज़ उठाया गया था, देखिए जौ, गेहूं एवं चावल। अगर हम लोग बात करें जौ, गेहूं एवं चावल सबसे पहले इसमें उगाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? नर्मदा घाटी के क्षेत्र में। आप लोगों को पता है कि नर्मदा नदी की बात करें या नर्मदा घाटी क्षेत्र की बात करें, जो कि आपका एमपी में स्थित है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे, निम्नलिखित में किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? आप लोगों को ध्यान रखना है, किस युग को चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को हम लोग चारकोलिथिक युग भी कहते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर यहाँ पे थोड़ा बात करें, इस काल को पत्थरों के साथ साथ धातु का प्रयोग, यानी इसी काल यानी ताम्रपाषाण युग को पत्थरों के साथ, पत्थरों का तो प्रयोग होता ही था उस समय पे, इसके अलावा कुछ ताम्र धातुओं का भी प्रयोग स्टार्ट हो चुका था, यानी ताम्र धातुओं का प्रयोग का युग भी इसको कह सकते हैं, पत्थरों के प्रयोग का युग भी हम लोग इस युग को कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा शगन कल्लू। अगर हम लोग बात करें शगन कल्लू के बारे में, तो जो शगन कल्लू हो वो आपका बेल्लारी या बेल्लारी को आज हम लोग प्रेजेंट टाइम में जानते कर्नाटक के नाम से, ये हमारा कर्नाटक में स्थित। अगर आपसे पूछेगा शगन कल्लू कहाँ स्थित है, तो बेल्लारी या फिर कर्नाटक। और राख का टीला निम्नलिखित से कहाँ से संबंधित था या किस नवपाषाण काल समय, तो शगन कल्लू स्थल से। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हमको दिया हुआ है, ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? यानी अगर हम लोग बात करें ताम्रसम काल में, यानी ताम्रसम काल में जो महाराष्ट्र के लोग हुआ करते थे, वो जो मृत लोग होते थे उनको उसी घर में, जो उनका घर होता था उस घर में जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ रख के उनको क्या करते थे? दफना दिया करते थे। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हम लोग देखेंगे गर्त आवास के जो साक्ष्य हैं वो हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों ब्रुज होम से। अब देखिए ब्रुज होम के बारे में अगर हम लोग बात कर लें, तो ये ब्रुज होम जो है जम्मू कश्मीर श्रीनगर के निकट स्थित है, यानी जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट ये स्थित था। और अगर मैं बात करूं इसकी जो खोज हुई थी, यानी इस स्थल की जो खोज हुई थी, डी डेरा एवं पीटरसन ने, डी डेरा एवं पीटरसन ने किया था। डी डेरा और पीटरसन ने
किया था और इसकी खोज हुई थी 1935 में। इसकी खोज कब हुई थी? 1935 में। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाला था? देखिए सबसे पहले देखो, अगर हम लोग बात करें जौ, सबसे पहले उसी का दूसरा नाम क्या है? यो। सबसे पहले मनुष्यों ने जो है जो अन्न प्रयोग किया था वो हमारा था जौ। अगर बात करें जौ की खोज जो है 8000 ईस्वी पूर्व हुई थी। कभी कभी आपसे पूछता है कि गेहूं की, तो गेहूं की खोज जो है 7000 ईस्वी पूर्व हुई थी। इसके अलावा उस समय मक्का भी हुआ था। अगर इस बात करें इस जौ की खोज के बारे में, तो ये ईरान की, अगर हम लोग बात करें जो गेहूं है, या फिर अगर हम लोग बात कर लें जौ के बारे में, स्पेशली हम लोग बात करेंगे जौ के बारे में, तो जो जौ आपका मिला था वो ईरान के पश्चिम एशिया के क्षेत्र में सबसे पहले मनुष्य द्वारा उगाया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस राज्य के मेखला बेंची स्थल से नवपाषाण काल से मेगालिथिक काल के पेट्रोग्लाइसस पाषाण उत्कीर्णन के साक्ष्य प्राप्त हुए? ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। अगर ये साक्ष्य की बात करें हम लोग, तो ये हमारे आंध्र प्रदेश में। अगर बात करें ये मेखला बेंची के बारे में, तो देखिए जो मेखला बेंची हुआ करती थी ये कुर्नूल जिला, यानी कुर्नूल, आप लोग अगर जो भी यहाँ पर आंध्र प्रदेश का रहने वाला होगा उसको पता होगा कि कुर्नूल जिला, और उस कुर्नूल जिले में स्थित है। यानी मेखला बेंची की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अपना, निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृत भांडों का सर्वप्रथम चित्रण किया था? यानी सबसे पहले देखिएगा, आप इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृत भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया था? इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, हमारा हो जाएगा ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण युग में या ताम्रपाषाण ने सबसे पहले अपने मृत भांडों की संस्कृति को चित्रित किया था। यानी ताम्रपाषाण के जो मृत भांड थे वो सबसे पहले हमको चित्रित रूप से हम लोगों को देखने को मिले हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की। अब देखिए यहाँ से हमारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ बात करेंगे लोथल के बारे में। तो देखो लोथल के बारे में हमको दिया प्राचीन गोद क्षेत्र, यानी लोथल को हम लोग प्राचीन गोद के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगर वहीं हम लोग बात करेंगे सारनाथ के बारे में, तो सारनाथ में आप लोगों को पता है कि सबसे पहले बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। अब बात करूंगा मैं राजगीर के बारे में। तो देखिए राजगीर के बारे में अगर हम लोग देखें तो राजगीर में आपको 2-3 चीज़ यहाँ ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर दिया अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, ठीक है ना। इसके अलावा मैं बात करूंगा नालंदा के बारे में। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ क्षेत्र था, ये भी बात सही है, लेकिन जो आपका राजगीर दिया था ये आपका ठीक नहीं होगा। अब इसमें अगर हम लोग बात करें कि जो अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है ये हमारा मिला था सारनाथ में, ये हमारा मिला था सारनाथ में। तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, नहीं हमारा हो जाएगा 1, 2, 4। देखिए 1, 2, 4 हमारा ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण मिलता है? तो देखिए हम लोग बात करेंगे सबसे ज़्यादा इसमें आपको मिलता है गाय के बारे में। अब ऐसा नहीं है कि गाय के अलावा उस समय पे यानी हड़प्पा संस्कृति में किसी और पशु के साक्ष्य नहीं मिले। उसमें देखिए आपके गाय के तो प्रमुख रूप से मिले हैं, लेकिन अगर उनके मुहरों पर बात करें हम लोग, अगर उनके हम लोग मुहरों पर बात करें तो उनके मुहर देखिए, अगर यहाँ पर अभी आपको गाय ऑप्शन में है तो आपको गाय टिक करना, लेकिन जैसे मान लीजिए आपका ऊंट भी था, आपका घोड़ा भी था, और इसके अलावा वहाँ पर शेर था। देखिए बाघ नहीं है उसमें, तो बाघ आपको ऑप्शन में देकर के कंफ्यूज करेंगे। ऊंट, घोड़ा, शेर और हमारा गाय, ये 4 चीज़ों की जो है मुहरों पर टेराकोटा के कलाकृति के रूप में निरूपण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे, सूची 1 प्राचीन स्थल को सूची 2 पुरातत्वीय खोज के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। लोथल, अब देखिए लोथल में क्या मिला था, कालीबंगा में क्या मिला था, धौलावीरी का क्या है और बनवाली क्या है। तो यहाँ पर हम लोग एकदम अच्छे से इसको समझने वाले। लोथल में बात करें गोदीबाड़ा, नहीं गोदीबाड़ा की खोज कहाँ पे हुई थी? लोथल में। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, सेकंड हो जाएगा। कालीबंगन में क्या मिला था? जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले थे हम लोगों को। अब इसके अलावा बात करेंगे,
क्या हो जाएगा हमारा, कालीबंगन में हमारा हो जाएगा जूते हुए खेतों के प्रमाण मिले थे। अब अगर हम लोग बात करेंगे धौलावीरा के बारे में, तो देखिए धौलावीरा में हमारा क्या हो जाए, हड़प्पन लिख के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। और बलवानी में बात करेंगे तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति मिली थी। अब यहाँ पे हम लोग अपना देखेंगे कि ए में हमारा क्या हो गया 2, तो देखिए ए में हमारा 2 हो गया, बी में, और बी में हमारा हो जाएगा 1, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यह प्रमुख लौकिक सभ्यता की थी, इसमें धार्मिक तत्व यद्यप उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। और दूसरी बात करेंगे, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। देखिए दोनों ऑप्शन हमारे एकदम ठीक हैं, यानी इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उस समय में क्या था कि जो ये प्रमुख लौकिक सभ्यता थी वो क्या थी, वर्चस्वशाली नहीं थी, धार्मिक तत्व भी क्या थे, वर्चस्वशाली नहीं थे। उस समय में क्या था, भारत में कपास से वस्त्र भी बनाए जाते थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है? देखिए उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ठीक, अगला बात करेंगे, वो देवी और देवताओं की पूजा किया करते थे, ये तो बात एकदम सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये भी हमारा गलत है, ये भी गलत है, यानी हमारा केवल ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है? तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। ये हमारा हो जाएगा, विशाल स्नानागार की बात हम लोग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मोहनजोदड़ो में हम लोगों को देखने को मिला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो हमारी अज्ञात लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो हमारी लिपि थी वो हमारी अज्ञात लिपि थी। अगर इसमें बात करेंगे, देखिए ये लिपि जो है 400 से अधिक अक्षरों में, ये जो लिपि हमारी है ये 400 से अधिक अक्षरों में ये लिखी गई थी, यानी 400 से अधिक अक्षरों में ये अभिलिखित थी या लिखी गई थी। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी देवताओं की पूजा किया करते थे? आप लोगों को पता है पशुपति की। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति देवता की पूजा करते थे, और पशुपति को हम लोग शिव यानी शंकर जी के नाम से, यानी शिव भगवान के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। देखिए उस समय की जो गलियां थी चौड़ी और सीधी हुआ करती थी, यानी उस समय की जो गलियां थी वो चौड़ी और सीधी हुई थी, जिनमें बड़ी अथवा यानी इसमें जो है क्या होता था, इन गलियों में पक्की ईंटों का यानी बड़ी बड़ी पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ करता था, बड़ी बड़ी पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ करता था। और इन सड़कों के किनारे यानी इन गलियों के किनारे क्या बने होते थे, आपकी नाली, चौड़ी चौड़ी आपकी नालियां बनी हुआ करती थी। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो देखिए सबसे बड़ा भवन हमारा क्या हो जाएगा, धान्यागार। सबसे बड़ा जो हमारा भवन हो जाएगा दोस्तों वो हमारा धान्यागार हो जाएगा। अच्छा, अगर इसमें हम लोग बात करें कि धान्यागार के बारे में, अगर हम लोग बात करें कि धान्यागार क्या होता, देखिए ये जो हमारा था ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो में प्रमुख रूप से विशालतम धान्यागार था। और इसकी अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो 150 मीटर के आसपास इसकी लंबाई थी। चौड़ाई की बात करें 50 फीट के आसपास थी, या 50 फीट के आसपास थी कह सकते हैं। नहीं, अगर लंबाई की बात करें है तो हम लोग 150 फीट की बात, और चौड़ाई की बात करें तो वो भी हमारा 50 फीट के आसपास। इसके अलावा अगर इसकी हम लोग बात कर लें कि ये जो लंबाई इसके अंदर यानी इसके स्नानागार के अंदर भी क्या होता था, ये जो भवन होते थे उस भवन के अंदर स्नानागार हुआ करता था, और उस स्नानागार की जो लंबाई हुआ करती थी 39 और 23 फीट, यानी 39 फीट लंबाई हुआ करती थी और 23 फीट चौड़ाई हुआ करती थी। हालांकि ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा आपसे पूछेगा मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, तो वो धान्यागार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देवी माता की पूजा संबंधित, आप लोगों को बताना है देवी माता की पूजा संबंधित थी। देखिए हमारा हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, यानी हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा संबंधित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? अगर हम लोग बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह हमारा कौन सा हुआ करता था उस समय, रोपड़, रोपड़ हमारा बंदरगाह हुआ करता था। अगर बात करें हम लोग दोस्तों यहाँ पर रोपड़ के बारे में, आप लोगों को पता है कि जो रोपड़ है ये गुजरात के अहमदाबाद, यानी हमारा गुजरात के अहमदाबाद में, यानी अगर हम लोग बात करें ये हमारा गुजरात के अहमदाबाद में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? क्योंकि महत्वपूर्ण कारण उसके मृत भांड है। इस सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? उसके मृत भांड है। उसके मृत भांडों के कारण जो है इसको सबसे पहले रखा गया था।
ठीक है ना। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम लोग बात करें मृत भांडों के बारे में, तो ये देखो क्या था, उस समय के आर्यों के सभ्यता को विभेदित करता था। ये उस समय के आर्यों की जो सभ्यता थी उसको विभेदित करता था। ठीक है, चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो देखिए, मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य यानी प्री आर्यन एज से माना जाता है, यानी पूर्व आर्य एज से इसको माना जाता है। अगर बात करें मूर्ति पूजा के बारे में, तो मूर्ति पूजा के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इस समय क्या हुआ करता था कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर अंकित देवताओं के, इस पे जो मोहरें मिलती थी उनकी आकृतियों पर, इस समय में जो मोहरें मिलती थी उनकी आकृतियों पर देवी देवताओं का चित्र हुआ करता, यानी देवी देवताओं का कुछ चित्र भी मिला करता था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे, चंदुहड़ों के उत्खनन का निर्देशक किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका हो जाएगा J.H. मैके ने, यानी J.H. मैके ने जो है चंदुहड़ों के उत्खनन का निर्देश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पर? देखिए हमारा सौराष्ट्र में, और आपको पता है सौराष्ट्र आपका गुजरात में, सौराष्ट्र आपका गुजरात में। अगर हम लोग बात करें सौराष्ट्र के बारे में, तो आप लोगों को पता है कि सौराष्ट्र आपका जो है गुजरात में है। ठीक है ना, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा कालीन पुरास्थल है, यानी जो दधेरी है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पंजाब में स्थित है। और पंजाब में अगर हम लोग बात करें तो पंजाब का लुधियाना जिले में, ठीक है ना, और जो कि हमारा ये गोविंदगढ़ के आसपास आपको देखने को मिलता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता लोथल स्थित है, यानी हड़प्पा सभ्यता लोथल स्थित, ये भी हमारा दोस्तों कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और गुजरात में कहाँ? अहमदाबाद जिले में हमारा ये स्थित है, यानी गुजरात के अहमदाबाद जिले में हड़प्पा सभ्यता हमारा स्थित थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? देखिए आपका कालीबंगन भी है, रोपड़ भी है, लेकिन जो हमारा पाटलिपुत्र है ये हमारा जो है, जो कि बिहार में पड़ता है, ये हमारा जो है इससे संबंधित स्थल नहीं है। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? हमने पहले भी बताया आप लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की, यानी इस भगवान शिव की पूजा किया करते थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये चैनल, ये वीडियोज़ ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा वीडियो को। और बहुत ही जल्द सारी क्लासेस आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से लेके आने वाला हूँ। आज थोड़ा हो सकता है कुछ जगह आपको टिक वगैरह मिले होंगे, क्योंकि आज थोड़ा पेपर जो है ठीक से बना भी नहीं था। बहुत जल्द बहुत अच्छी क्लासेस आप लोगों के लिए आने वाली हैं। आपका अग्निवीर का एग्ज़ाम हो, मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ कि अग्निवीर का एग्ज़ाम हो, आपका CRPF का एग्ज़ाम हो, आपका BSF ट्रेडमैन का एग्ज़ाम हो, आपका AOC का एग्ज़ाम हो, ये सारे एग्ज़ाम को मैं बहुत एकदम अच्छे ढंग से कवर करने वाला हूँ। आप सभी लोगों का सिलेक्शन में करवाने वाला हूँ। रिटर्न में आप लोग खूब अच्छे से तैयारी करिए और चैनल से जुड़े रहिए। इसके अलावा